नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हम एक नई वीडियो के साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे, जिसमें शुरुआत से हम आदिकाल से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो तक हम हिंदी साहित्य के जो शुरुआत में हिंदी काल की पृष्ठभूमि है वहाँ तक हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम वहाँ से आगे का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों तक शेयर भी करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें पढ़ेंगे काल विभाजन और नामकरण। जब हिंदी साहित्य को हम पढ़ते हैं तो जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया था उसका नामकरण और कब लिखा गया, यानी कि नाम और समय, इन दोनों में ही क्या है, बहुत सारे मतभेद हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इनके समय को माना और उन्होंने अपने तर्क और आधार भी दिए थे। तो हम पढ़ते हैं। तो देखिए, काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विभिन्न मतांतर है। साहित्यिक परंपराएं और प्रवृत्तियां निरंतर गतिशील रहती हैं, जो प्रवृत्ति अनुकूल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं। वहीं समय पाकर प्रतिकूल परिस्थितियों में धीरे धीरे मंद पड़ जाती हैं। यह काल की शाश्वत क्रिया है। यह काल की शाश्वत प्रक्रिया है, यानी क्रिया है, किंतु पूर्णतः कोई प्रवृत्ति विलुप्त नहीं होती। प्रकृति की प्रवृत्ति उद्भव, विकास और ह्रास की रही है। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक धाराएं उत्पन्न हुई और समय पाकर विलीन हो गई। इसलिए काल विभाजन का कार्य अत्यंत कठिन रहा। फिर भी विद्वानों ने अपने विवेक एवं शोध प्रक्रिया के माध्यम से हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं उसका नामकरण करने का प्रयास किया। डॉक्टर ग्रियर्सन के पूर्व लिखे गए साहित्य के इतिहासकार गार्षदातासी सर्वप्रथम, आप सभी ने हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि सर्वप्रथम जो इतिहास लिखने की शुरुआत की थी, लेखन परंपरा को शुरुआत किया था, तो वो किया था गार्षदातासी ने। ये हम पिछली क्लास तक पढ़ चुके हैं। और आपको क्या करना है साथियों, इस क्लास के साथ साथ ही एक बुक्स रखनी है और एक पेन रखना है। नोट्स भी बनाते चलने हैं आपको साथ साथ नोट्स बनाने, ताकि जो आपकी जो परीक्षाएं होंगी वहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन मिल सके, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का सबसे बड़ा रोल है। तो आइए, डॉक्टर ग्रियर्सन के पूर्व लिखे गए साहित्य के इतिहासकार गार्षदातासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास में केवल तत्कालीन रचनाओं की साहित्यिक कृति का झलक प्रस्तुत की थी। वे काल विभाजन की दृष्टि से इतनी प्रभावी नहीं हो पाई। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने पूर्व विद्वानों द्वारा रचित इतिहास का गहन चिंतन, मनन एवं सूक्ष्म अध्ययन करके इस काल को क्रम अनुसार विभाजित किया। आगे देखिए, हिंदी साहित्य में पहली बार संयोजित एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया। आगे देखिए, डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण चिंतन धारा में भी परिवर्तन होता है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया। तो यहां से आपको क्या करना है, ये नोट्स करना है, ये आपको अपनी बुक्स में नोट करना है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा। तो 11 भागों में बांटा, ये लिख लेना आपको, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण चारण काल कहा। यह भी आपको नोट करना है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल था उसको किस नाम से पुकारा, तो चरण काल से, ध्यान रखना। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में निम्न प्रकार से काल विभाजन किया। देखिए, मिश्र बंधुओं ने जो अपने काल विभाजन का जो नामकरण किया था वो किस प्रकार से किया, तो नीचे देखिए, और ये इंपॉर्टेंट है सारे। देखिए, आरंभिक काल, तो इन्होंने 5 भागों में मिश्र बंधुओं ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया। सबसे पहले नाम दिया इन्होंने आरंभिक काल, दूसरे नंबर पर दिया इन्होंने माध्यमिक काल, तीसरे नंबर पर अलंकृत काल, और चौथा नाम दिया इन्होंने परिवर्तन काल, और लास्ट में दिया इन्होंने सबसे 5वें नंबर पर वर्तमान काल, यानी कि जो आज तक का काल है वो। अब देखिए, इन्होंने समय भी दिया और इन्होंने क्या किया, जो आरंभिक काल है इसको भी 2 भागों में बांटा। किसने, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल जो है इसका समय इन्होंने दिया 700 से 1343 विक्रम संवत, ध्यान रखना, ईस्वी में नहीं, विक्रम संवत में। आगे देखिए, उत्तर आरंभिक काल को इन्होंने बांटा 1344 से 1444 विक्रम संवत, आरंभिक काल हो गया। इस तरह से इन्होंने
माध्यमिक काल को भी दो भागों में विभाजित किया, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक काल, और समय दिया पूर्व माध्यमिक का 1445 से 1560 विक्रम संवत, और प्रौढ़ माध्यमिक का काल इन्होंने माना 1561 से 1680 विक्रम संवत। ये माध्यमिक काल है और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना इनकी समय अवधि और नामकरण। नेक्स्ट है अलंकृत काल। अलंकृत काल को इन्होंने फिर से दो भागों में विभाजित किया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल जो है इसका समय इन्होंने माना 1681 से 1790 विक्रम संवत, और उत्तर अलंकृत काल जो है इन्होंने इसका समय माना 1791 से 1889 विक्रम संवत। और चौथे नंबर पर इन्होंने जो काल का विभाजन किया वो किया था परिवर्तन काल, और इसकी समय अवधि इन्होंने मानी थी 1890 से 1925 विक्रम संवत, ये ध्यान रखना। और पांचवें नंबर पर जो वर्तमान काल है इन्होंने इसको 1926 विक्रम संवत से आज तक जो चल रहा है वो इन्होंने इनका नाम वर्तमान काल दिया। किसने दिया? मिस्र बंधुओं ने। तो ये ध्यान रखना, और ये सारे आपको अपने नोट्स में लिख लेने हैं, यहाँ से यहाँ तक सारे लिखना है समय सहित, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं और पूछे आगे भी जा सकते हैं। तो ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना। और जैसे ही हमारा ये आदिकाल कंप्लीट होगा, इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आदिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, ये सारे आपको लास्ट में हल करवाए जाएंगे ये आदिकाल कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि हमने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, आगे देखिए। तो नेक्स्ट है साथियों मिस्र बंधुओं का वर्गीकरण। ग्रियर्सन की अपेक्षा प्रौढ़ था। जॉर्ज ग्रियर्सन की अपेक्षा क्या था? प्रौढ़ था, किंतु इसमें पूर्णता नहीं आई। इसे वैज्ञानिक तरीके से सही नहीं माना गया। वैज्ञानिक तरीके से क्या नहीं माना गया? सही नहीं माना गया, क्योंकि युक्ति संगत कम था। क्योंकि यह क्या था? युक्ति संगत कम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो प्रमाणिक है, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को माना गया। लेकिन इसके अलावा भी ये नहीं है कि सिर्फ रामचंद्र शुक्ल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, बाकी सबके भी पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, मिस्र बंधुओं का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शिव सिंह सेंगर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है, इन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में। ये सारे आपको लिख लेना है। आपसे पूछे मिस्र बंधुओं ने कितने भागों में बांटा, तो 5 भागों में। रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। ठीक है, नाम भी ध्यान रखने। आगे देखिए, जो विद्वानों को कुछ मान्य तथा कुछ अमान्य रहा। अब विद्वानों ने क्या किया? कुछ तो उसमें से माना कि सही है और कुछ माना कि सही नहीं है, तो 50-50 के रेशो में आया। आगे देखिए, शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को निम्नलिखित काल विभाजों में बांटा गया। तो देखिए, इन्होंने किस किस नाम से हिंदी साहित्य को विभाजित किया। सबसे पहला काल इन्होंने माना था वीर गाथा काल। कौन सा माना? वीर गाथा काल, जिसका समय इन्होंने माना 1000 विक्रम संवत से 1375 तक, यानी कि 1050 से 1375 विक्रम संवत है। अगर आपको ईस्वी बनानी तो ईस्वी बनेगी इसकी 57 घटा करके, यानी 993 से 1318। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने नाम दिया भक्ति काल। समय माना 1375 से 1700 तक, यानी विक्रम संवत की बात चल रही है। नेक्स्ट इन्होंने माना रीति काल, और जिसका समय इन्होंने बताया था 1700 से 1900 तक का। और लास्ट नंबर इन्होंने दिया गद्य काल, जिसका समय इन्होंने माना 1900 से लेकर के आज तक, यानी कि विक्रम संवत। तो ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है 4 भागों में बांटा। अब आपसे पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदि काल है उसको किस नाम से पुकारा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक समय सहित। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदि काल है उसको किस नाम से पुकारा, किस नाम से बताया, ये कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखना, वीर गाथा काल। और आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा, तो गद्य काल। तो ध्यान रखना है, बाकी 2 इन्होंने सेम ही माना था, भक्ति काल और रीति काल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। और यहाँ से आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाने हैं, ये लिख लेना है साथ में अपनी कॉपी में। ठीक है, आगे देखिए। अब नेक्स्ट है साथियों, आचार्य शुक्ल के काल विभाजन एवं नामकरण के पीछे कारण रहा है। शुक्ल जी का वीरगाथा काल नामकरण विशेष अनुसंधान एवं गणवेषणों के आधार पर किया गया। उनके काल विभाजन के 2 आधार थे। अब देखिए, इन्होंने जो काल विभाजन किया था और नामकरण दिया था, इसके 2 कारण थे। इन्होंने आधार भी बताए थे। क्या आधार दिए? यानी कि तर्क दिए थे इन्होंने। कैसे? किसी कालखंड में विशेष ढंग की रचनाओं की प्रमुखता,
और नंबर 2 इस समय के ग्रंथों की प्रसिद्धि, यानी कि उस समय के जो ग्रंथ थे उनकी प्रसिद्धि को लेकर। आगे देखिए, शुक्ल जी ने बताया कि इतिहास की खोज करने पर सबसे पहले रासों की प्राप्ति हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मानना है कि जब उन्होंने इतिहास की खोज करी तो सबसे पहले जो उनको प्राप्त हुआ, सबसे पहले जो उनको मिला वो रासो साहित्य मिला था। आगे देखिए, जो वीर रस में लिखा गया, किसमें लिखा गया था? वीर रस में। शुक्ल जी ने निम्नलिखित 12 ग्रंथों के आधार पर हिंदी के प्रथम काल को वीर गाथा काल। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि भाई जब हमने इतिहास को खोज करने की कोशिश करी, ढूंढने की कोशिश करी, पढ़ने की कोशिश करी, तो सबसे पहले जो हमें मिला वो मिला रासो साहित्य। और रासो का मतलब होता है वीर रस, यानी कि जो कविताएं जो लिखी गई थी, जो रचनाएं लिखी गई थी, वो सारी की सारी वीर रस में थी। तो उन्हीं को देख करके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका जो पहला काल माना वो वीर गाथा काल माना। अब इन्होंने कुछ आधार भी दिए, आधार ग्रंथों के नाम भी बताए, और 12 ग्रंथों को इन्होंने क्या किया? नामकरण किया कि भाई इन ग्रंथों को जब मैंने खोज की तो इन ग्रंथों के आधार पर मैंने नामकरण दिया था। कौन कौन से ग्रंथ है? सारे ही सारे इंपॉर्टेंट है, ये अपने नोट्स में लिख लेना, पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने बताया विजयपाल रासो। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो किसकी रचना है? तो ये साइड में इसमें लिखा हुआ है कोष्टक में, नल सिंह किसकी है? नल सिंह। तो विजयपाल रासो किसकी है? नल सिंह, ध्यान रखना, ये लिख लेना है आपको नोट्स में। और नंबर 2 पर है हम्मीर रासो, ये इंपॉर्टेंट है, हम्मीर रासो सारंगधर की लिखी हुई है। नंबर 3 पर है खुमान रासो, और ये है दलपत विजय खुमान रासो। नंबर 4 पर है बीसल देव रासो, जो कि नरपति नाले की है। और नंबर 5 पर जो इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई की है। और जयचंद प्रकाश किसकी है? तो ये 6 नंबर पर है जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की। 6 ये हो गई। अब देखिए 6 आगे, नेक्स्ट 7 नंबर पर है साथियों जय मयंक जस चंद्रिका। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है नोट्स में। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि द्वारा। जय मयंक चंद्र जस चंद्रिका किसकी है? तो मधुकर कवि की। आगे देखिए साथियों परमाल रासो किसकी है? तो जगनिक की है। और 9वें नंबर पर है खुसरो की पहेलियाँ। तो खुसरो की पहेलियाँ किसकी है? तो अमीर खुसरो की होगी। कीर्ति लता किसकी है? विद्यापति की। कीर्ति पताका किसकी है? ये भी विद्यापति की है। और विद्यापति पदावली किसकी है? तो ये भी विद्यापति की है। तो ये 12 जो रचनाएं इनको आधार मान करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम काल का जो नामकरण किया वो क्या किया? वीर गाथा काल। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, 12 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, नाम सहित पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। अब देखिए आगे, किंतु शुक्ल जी के नामकरण को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि शुक्ल जी के द्वारा वीरगाथा काल की प्राप्त सामग्री साहित्यिक कोटि में नहीं आती है। यह किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। इस समय रचित धार्मिक साहित्य की उपेक्षा नहीं कर सकते। धार्मिक आधारभूमि पर रचित साहित्य भी उत्तम कोटि का होता है। अब इन्होंने कहा कि भाई जो धार्मिक ग्रंथ लगे गए उनको कहाँ छोड़ोगे आप? उनको क्यों नहीं मान रहे आप रासो साहित्य को क्यों महत्व दे रहे हो? उस समय धार्मिक ग्रंथ भी लिखे गए थे। कौन कह रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए ये भी उदाहरण दे रहे हैं, कुछ तर्क भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे रामचरितमानस को यदि भक्ति काल से निकाल देते हैं तो भक्ति काल की शोभा नष्ट हो जाती है। आप रामचरितमानस को निकाल दो। और देखिए इस तरह संदेश राशक, शंभुकृत पौमचर्यु रामायण, पुष्यदंतकृत पौमश्रीचर्यु आदि जैन साहित्य के ग्रंथों को भी हिंदी साहित्य से भार नहीं कर सकते। द्विवेदी जी के शब्दों में धार्मिक प्रेरणा का आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। इस प्रकार अपभ्रंश के काव्य ग्रंथों की नवीन खोज एवं उनका साहित्यिक मूल्यांकन करना चाहिए। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे देखिए, शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं द्वारा उल्लिखित तथा अन्य अपभ्रंश ग्रंथों को आदिकाल के लक्षण निरूपण तथा नामकरण के लिए विवेच्य नहीं समझा था। आज के नवीनतम खोजों के आधार पर उत्कृष्ट अपभ्रंश यानी पुरानी हिंदी के काव्य ग्रंथ प्राप्त होने से शुक्ल जी का दृष्टिकोण
त्रुटिपूर्ण प्रयुक्त होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा? 4। मिश्र बंधुओं ने कितने माना? 5। जॉर्ज ग्रिशम ने कितने भागों में बांटा? तो 11। ये सारे आपको लिखने हैं। अब आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने भी 4 भागों में बांटा। नाम क्या क्या दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए इनका नाम, इन्होंने आदिकाल नाम दिया, दूसरे नंबर पर माना पूर्व मध्यकाल, तीसरे नंबर पर उत्तर मध्यकाल और नंबर 4 पर इन्होंने माना आधुनिक काल। देखिए सबके नामकरण एक जैसा ही है, बस बोलने का तरीका अलग है, तो ये ध्यान रखना। तो इन्होंने कितने भागों में बांटा? 4। अब देखिए आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल कहने के लिए अपना मत प्रकट किया। उन्होंने लिखा कि वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में एक भाव पैदा करता है कि यह कोई आदि में मनोभावपन परंपरा वीर्य मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको लिख लेना अपने नोट्स में। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है उसको किस नाम से पुकारा, किस नाम से बोला, किस नाम से कहा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए और डीएसएसबी में और नेट जीआर में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। ये सारे के सारे आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखने हैं, तो इस बात को लिख लेना। अब देखिए, उन्होंने माना कि काल सिद्ध आचार्यों के धार्मिक उपदेश, नैतिक दर्शन एवं आध्यात्मिकता से युक्त है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को संधि एवं चारण काल कहा। इसको भी लिख लेना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा? तो संधि और चारण काल। ये देखिए सबके मतभेद कितने ज्यादा है यहाँ पर, हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने मतभेद है। आगे देखिए, इस नामकरण को 2 भागों में बांटने के पीछे कारण था संधि काल, 2 भाषाओं की संधि का काल था, तथा चरण काल चारण जाति के कवियों द्वारा राजाओं की यशोगाथा को प्रकट करता है। अब देखिए आगे, तो यशोगाथा को प्रकट करता है जिसमें तत्कालीन राजाओं के शौर्य, वीरता, साहस का वर्णन है। उनके जीवन प्रसंगों को अतिशयोक्तिपूर्ण बनाकर वर्णन करता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को बीजोपन का काल कहा। क्या बात है जी, ये भी आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में, यहां से यहां तक इस बात को लिख लेना कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा? तो बीजोपन काल का। ये लिखना है आपको, इंपॉर्टेंट लगा करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। साथ ही साथ कुछ नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी उद्भव हुआ है जो अपने समुचित विकास रूप में श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को अपभ्रंश काल के नाम से संबोधित किया। इसको भी लिख लेना। शर्मा गुलेरी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को किस नाम से पुकारा? तो अपभ्रंश काल। ये ध्यान रखना, ये यहां से यहां तक आपको लिख लेना है, यहां तक। आगे देखिए, उन्होंने बताया कि हिंदी की प्रारंभिक स्थिति अपभ्रंश भाषा के साहित्य से शुरू होती है, इसलिए अपभ्रंश काल कहना ज्यादा ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई जब शुरुआत ही उनसे हुई है अपभ्रंश काल से, तो भाई अपभ्रंश काल कहना चाहिए। अपने अपने तर्क हैं जी, ठीक है। आगे देखिए, विश्वनाथ मिश्र द्वारा इस काल का नामकरण वीर काल का। अब इनको भी लिख लेना। इन्होंने किस नाम से पुकारा? तो वीर काल। ध्यान रखना, किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा वीर काल का। इससे यह लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल का ही रूपांतरण हुआ है। अब इन सभी जब विद्वानों को जो हमने देखा तो ऐसा लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कहा था ना, उसको ही कहीं ना कहीं बस नाम को बदला है, उसका रूप परिवर्तन किया है। अब देखिए आगे,
डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल का विभाजन एवं नामकरण सामान्यतः इस प्रकार किया है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। अब देखिए क्या किया है, आगे देखिए। नामकरण इस प्रकार किया है, देखिए आगे। आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। आदिकाल 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। भक्तिकाल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से के मध्य से अब तक। देखिए आगे अब इन्होंने कुछ और भी क्या क्या कहा, देखें। पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी तक का काल। जागरण काल, द्विवेदी काल, जागरण काल को ही द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल, ये छायावाद भी काल 1918 से 1938 तक। हालांकि इसमें भी मतभेद है, लेकिन आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक। नवलेखन काल 1953 से आज तक का काल। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है साथियों, परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही थी। परिनिष्ठित का मतलब होता है जब बिगड़ा हुआ रूप होता है उसको हम शुद्ध कर देते हैं, यानी कि धीरे धीरे उसका शुद्ध होना। किसका? भाषा का, वो परिनिष्ठित कहलाती है। जैसे संस्कृत भाषा है, उसको हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। आगे देखिए। अपभ्रंश भाषा के कवि अपनी वाणी को सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों से युक्त करके मानवीय जीवन को सुव्यवस्थित करने की ओर ध्यान दे रहे थे और जन जन को नवीन प्रेरणा प्रदान करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे थे। तब यह प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए, किसे कहा जाए? शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में हिंदी के प्रथम कवि के रूप में 7वीं शताब्दी के पुष्यदंत या पुष्यदंत नामक किसी कवि का नाम लिखा। ये भी आपको लिख लेना है यहाँ से। ये सारा आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट्स में जो है लिख लेना है। और ये पूछे जाते हैं कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो पुष्यदंत को। ध्यान रख लेना, ये लिखना है आपको। और शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ क्या नाम क्या है, तो शिव सिंह सरोज। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए। किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है, यानी कि इसका कोई ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। किसका? पुष्यदंत का। अभी तक इसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है। शिव महिम की रचना पुष्यदंत ने की। शिव महिम की रचना किसने की? पुष्यदंत ने की। आगे देखिए। लक्षण ग्रंथ भी था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सरयपाद। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना। अब ये आपको वहां से लिख लेना है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो सरप्पा या सरयपाद को माना। ये ध्यान। ये 84 सिद्धाचार्यों में से हैं। 84 जो सिद्धाचार्य हो, तो उनमें से कौन है? सरप्पा। इन्होंने बताया कि सरयपाद कवि की कृतियों में अपभ्रंश की अपेक्षा संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं कि जो सरप्पा है वो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं, और इनकी जो कृति है किसकी? सरयपाद की या सरप्पा की, उसमें क्या है कि संस्कृत के जो तत्सम शब्द है ना, उनका प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है। तो इसलिए इन्होंने किसको माना हिंदी का प्रथम कवि? सरयपाद को, यानी कि सरप्पा को। ये लिखना है आपको। आगे देखिए। इनकी काव्य चेतना में अनेक ऐसे तत्वों का समावेश है जो भक्ति काल में पल्लवित हुए, अर्थात इनका काव्य भक्ति काल का बीजांकुर था। 84 सिद्धाचार्यों की वाणी का रूप नाथ संप्रदाय से लेकर कबीरदास तक देखा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नाथ संप्रदाय का विकास सिद्ध साहित्य से ही हुआ है। सरप्पा को हिंदी का पहला कवि कहने के पीछे एक अन्य आधार काव्य शैली भी है। इनका काव्य दोहा और पदों की शैली युक्त था। दोहा और पदों की शैली जिसे परवर्ती कवियों ने अपनाया। इन्होंने मुक्त छंद दोहा का अधिक प्रयोग किया। इन दृष्टियों से सरयपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना गया। तो इन सभी जो इन्होंने तर्क दिए हैं, इनके आधार पर हिंदी साहित्य का पहला कवि सरयपाद को माना गया। किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार लिख लेना है। अब आगे देखिए। कुछ विद्वानों का मत है कि सरयपाद को हिंदी का प्रथम कवि इसलिए नहीं मानते कि
कि इनका काव्य अपभ्रंश साहित्य में लिखा गया तथा दूसरा इस समय हिंदी का कोई प्रसार नहीं था। अब कुछ विद्वान इस बात को नहीं मानते। वो क्या कहते हैं, तर्क देखिए। वो कहते हैं कि एक तो इनका काव्य है वो अपभ्रंश साहित्य में लिखा गया है, दूसरी भाषा पाली प्राकृत चलती थी। तो ये इस बात में थोड़ा सा डाउटफुल है। आगे देखिए, हिंदी का निखार तो 11वीं शताब्दी तक आते आते हुआ है, जबकि सरेपाद 7वीं शताब्दी के सिद्धाचार्य थे। आगे देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता ने कहा कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच ऐसी कोई मध्यांतर रेखा नहीं खींची जा सकती। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच कोई मध्यांतर रेखा नहीं खींची जा सकती। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता सालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, ये भी आपको लिख लेना है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त लिख करके आप इसको लिख लीजिए सीधा सीधा कि सालिभद्र सूरी जो है हिंदी का प्रथम कवि माना डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। और जो सालिभद्र सूरी हैं इनकी रचना नाम क्या है, तो भरतेश्वर बाहुबली। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और अगर आप राजस्थान से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदी साहित्य इतिहास। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि अभी तो आपको हो सकता है कि ये सब कुछ ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना तब आपको याद आएगा कि यार वो बड़ी शानदार क्लास थी। वीडियो को लाइक करें, इससे हमें क्या है कि मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छा प्रयास करें। अगर कुछ कमियां आपको नजर आती है तो आप कमेंट करें ताकि हम उन कमियों को हम क्या करें, ठीक कर सकें, सुधार कर सकें। देखिए आगे, कुछ विद्वान अमीर खुसरो को तथा कुछ विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने अमीर खुसरो और विद्यापति को 12वीं शताब्दी के कवि कहकर अस्वीकार कर दिया। मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी नवरत्न में लिखा, महाकवि चंद्रबरदाई वास्तव में हिंदी के प्रथम कवि हैं। मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा, मिश्र बंधुओं का मानना था कि जो चंद्रबरदाई हैं वो हिंदी के पहले कवि हैं। चंद्रबरदाई की रचनाओं में प्रौढ़ता एवं छंद विधान का अनुसरण किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम कवि हैं। देखिए, मिश्र बंधुओं ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको हिंदी का पहला कवि माना, तो चंद्रबरदाई को। ये ध्यान रख लेना, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, नोट्स में। चंद्रबरदाई को प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो मिश्र बंधुओं ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ध्यान रखना। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम कवि हैं एवं इनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, पृथ्वीराज रासो। किसके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, अभी इसको भी लिख लेना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। कब लिखा, 1938 में। उन्होंने बताया कि स्वयंभू हिंदी का प्रथम कवि है, तो इसको लिख लेना, हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू। किसके अनुसार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ध्यान रखना, क्योंकि अपभ्रंश के कवियों की लेखनी काव्य में हो उठी थी, शैली भी सरस और प्रभावपूर्णता के कारण लोकप्रिय हो रही थी, जिसका प्रभाव भक्ति पर पड़ा। किंतु अंत में हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में सरप्पा को ही माना गया। अब देखिए, सारी बात एक जगह है, लेकिन अंत में जब ये निष्कर्ष निकल के आया तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना गया, तो सरप्पा को ही माना गया, क्योंकि उनकी भाषा एवं काव्य शैली के उदाहरणों से स्वतः ही इसका उत्तर मिल जाता है। और यह स्पष्ट हो जाता है कि सरेपाद की भाषा अपेक्षाकृत हिंदी के अधिक निकट रही है। तो अंत में जो हमें निष्कर्ष निकल के आया वो यही निकल के आया कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि माना गया सभी के मतों के अनुसार, तो सरेपाद को माना गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने कुछ लिख ही ऐसा दिया कि जो उनकी भाषा थी वो हिंदी के अधिक नज़दीक बैठती है। ऐसा लगता है कि जब हिंदी की उत्पत्ति हुई थी तो उसके बिल्कुल ठीक पहले जो रचना हुई थी वो सरेपाद ने ही लिखी थी। देखिए क्या कहा, सरेपाद जी की एक रचना का यहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्या कहा है देखिए, जहमन पवन न संचरई रवि शशि नहा पवेश, तय वट चित्त विषाम करूं सरे कवि उवेश, पंडिये सहल सत्य बखणाई जेह बुद्धि बसंत न जानाई। ये सरेपाद जी की
रचना है, एक छोटा सा दोहा है। क्या कहा इन्होंने कि जहाँ पर ना तो पवन संचरण कर सकती है यानी कि विचरण कर सकती है, ना रवि का मतलब सूर्य, शशि का मतलब चांद, जहाँ ना तो रवि की किरणें यानी कि सूर्य की किरणें, ना चांद की किरणें और ना हवा प्रवेश कर सकती है, वहाँ पर मन प्रवेश कर सकता है, मन वहाँ पर पहुँच सकता है। ये मन की कल्पना के बारे में सरेपाद जी ने लिखा है। तो ये इस तरह से जो इन्होंने लिखा कि ऐसा लगा कि यार सबसे पहले जो शुरुआत करी थी हिंदी भाषा के लेखन की वो सटीक बैठते सरेपाद की। तो हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, किसे माना गया, तो सरेपाद को। तो ध्यान रखना। आगे देखिए, इस उदाहरण से अपभ्रंश भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रवृत्ति पाई गई जो आगे चलकर हिंदी के शब्द बने, क्योंकि इसमें जो शब्द लिखे हैं वो सारे हिंदी के बने। मन, पवन, रवि, शशि, वट और चित्त। राहुल जी ने सरप्पा का समय 769 ईस्वी माना। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसको। सरप्पा का जो समय माना 769 माना था, किसने, राहुल जी ने, ईस्वी में। डॉक्टर राम कुमार भी 7वीं शताब्दी से ही सिद्धों की रचनाओं को भाषा का प्रारंभिक रूप मानते हैं। इसमें दोहा शैली का विकसित रूप मिलता है। सिद्धाचार्यों के इस प्रकार के साधनात्मक दोहे नाथ संप्रदाय एवं कबीरदास के हठयोग तक का मूल सिद्ध करते हैं। आगे है साथियों आदिकालीन साहित्य भाषा का स्वरूप। तो ये हमने आज पढ़ा है कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन नामकरण है वो किसके आधार पर और किन किन तर्कों के आधार पर अनेक विद्वानों ने दिए। तो इस क्लास को करते हैं हम यहीं पर समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कोई कमी लगे या और अच्छी लगे तो कमेंट भी करना, और अपने सभी साथियों तक जो हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कक्षा 11 या 12 में अध्ययन करते हो या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आदिकाल साहित्यिक भाषा के स्वरूप को लेकर के बहुत जल्दी। तो नमस्कार।